हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की इस खास क्लास में। हम अपनी भारतीय संविधान की सीरीज में एक एक अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 238 तक समझ लिया था, जिनमें राज्यों के प्रशासन और विशेष प्रावधानों की बात हुई थी। हमने देखा था कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग प्रावधान क्यों बनाए गए और उनको प्रशासनिक ढंग से केंद्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमने यह भी समझा था कि संविधान में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखा गया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार प्रशासन चलाया जा सके। आज हम आर्टिकल 239 से शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन, उनके प्रशासकों की नियुक्ति और संसद के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि दिल्ली, पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्था क्यों है और राष्ट्रपति इन प्रदेशों का प्रशासन कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 239 से। यहाँ पर देखिए कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासन के बारे में बात कही गई है। तो हम आपका टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आर्टिकल 239। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद 239, संघ के प्रत्येक ऐसे प्रदेश संघ के ऐसे संघ के प्रत्येक ऐसे प्रदेश का जो किसी राज्य का भाग नहीं है, शासन राष्ट्रपति के द्वारा उस प्रकार से किया जाता है जैसा वह निर्दिष्ट करे। यानी कि इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश होता है। यहाँ पे शासन जो होता है केंद्र सरकार का होता है, खास करके राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जिस तरीके से निर्देश देते हैं उसी प्रकार से वहां का शासन चलाया जाता है। तो देखते हैं कि संसद किसी ऐसे प्रदेश के शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से प्रावधान कर सकती है। यहाँ पे जो प्रावधान करेगी वह संसद करेगी। संसद किसी ऐसे प्रदेश के शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यानी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई भी प्रशासक के माध्यम से किसी अन्य प्रकार से प्रावधान कर सकती है। यह हो गया हमारा अनुच्छेद 239। हम देखते हैं अब अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है 239 ए। आप सबके सामने है 239 ए। 239 ए संसद जो है कानून द्वारा पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधानमंडल और मंत्री परिषद का गठन करने का प्रावधान कर सकती है। यानी कि संसद कानून के द्वारा किसी कानून के माध्यम से पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधानमंडल और उसके लिए मंत्री परिषद का गठन करने का प्रावधान कर सकती है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की सहायता और सलाह देंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 239। अब देखिए जो एक बात और कही गई है। दूसरी बात है कि संसद ऐसे विधानमंडल की संरचना, निर्वाचन पद्धति, शक्तियां और कार्य को निर्धारित कर सकती है। यानी कि यहाँ भी संसद को ही वरीयता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ भी संसद ऐसे विधानमंडल की संरचना की व्यवस्था करेगी, निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था देखेगी और शक्तियां और कार्य निर्धारित करेगी। यह सारा कार्य जो है भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 239। यहाँ पे देखिए डबल ए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसमें एक विधानसभा होगी। यहाँ पे देखिए विशेष प्रावधान जो है दिल्ली के लिए किया गया है, अनुच्छेद 239 डबल ए। तो विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर लोक व्यवस्थाएं, पुलिस और भूमि को छोड़कर कानून बनाने का अधिकार होता है। विधानसभा जो होती है राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर, जैसे कुछ विषय हैं जैसे लोकसभा हो गई, पुलिस हो गई और भूमि हो गई, इन सब कानून को छोड़कर बाकी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद उपराज्यपाल की सहायता और सलाह करेंगे। जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हैं वह उपराज्यपाल की सहायता करेंगे और उनको सलाह देंगे।
अब देखते हैं आपका अगला आर्टिकल 39A बी, अनुच्छेद 239A बी। आप सबके सामने है अनुच्छेद 239 ए बी। यदि राष्ट्रपति को यह संतोष हो कि दिल्ली का शासन व्यवस्था अनुच्छेद 239 ए के अनुसार संचालित नहीं हो सकती, यानी अगर राष्ट्रपति को यह ऐसा लगने लगता है कि दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है अनुच्छेद 239 डबल ए में जो दिया गया था के अनुसार संचालित नहीं हो सकती, तो वह विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकता है और शासन का प्रबंध अपने द्वारा निर्दिष्ट तरीके से कर सकता है। यहाँ पे यह बात कही गई क्योंकि वहां पे देखिए यह था कि जैसे कुछ विशेष राज्य हैं उनके लिए जो है कि प्रावधान किया जा सकता है विधानसभा का जिसमें 7 सीटें हैं, तो उसमें जो है कि व्यवस्था किया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है इस अनुच्छेद के तहत यानी 239 ए बी के तहत अगर ऐसा लगता है कि जो अनुच्छेद 239 डबल है उसके माध्यम से शासन नहीं चलाया जा सकता है, तो तुरंत विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो शासन होता है वहां का, कोई भी राज्य है वहां का शासन जो होता है, जैसे दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, वहां का जो शासन होता है फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से मतलब अपने हिसाब से वहां का प्रशासन चलाता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 239 ए बी में। अब देखते हैं आपका अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 239 बी। 239 बी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 239 बी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यदि विधानसभा सत्र में नहीं है और तत्काल कार्रवाई आवश्यक है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है, जिनका वही प्रभाव होगा जैसे विधानसभा द्वारा पारित कानून का होता है। यहाँ पे देखिए यह कहा गया है कि यदि विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा सत्र में नहीं है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो उस समय उपराज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी यहाँ पे अगर विधानसभा सत्र में नहीं है, तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो क्या होता है कि उपराज्यपाल जो होता है वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका वही प्रभाव होगा जैसे विधानसभा द्वारा पारित कानून का था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अनुच्छेद 239 बी। अब देखते हैं अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी के लिए विनियम बना सकता है और ऐसे विनियम का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान होगा। अगर राष्ट्रपति बनाएगा जिस तरीके से जो भी विधान बनाएगा, विनियम बनाएगा, तो प्रभाव जो होगा संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होगा। यानी कि जो संसद कानून पारित करेगी उनके द्वारा बनाया गया विधान दोनों सेम होगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 240 में। यह बात कही गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित हो। यानी संसद यह भी प्रावधान कर सकती है किसी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित हो, यानी किसी केंद्र शासित प्रदेश तक भी विस्तारित हो सकती है अनुच्छेद 241 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 242। अनुच्छेद 242 तो 242 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। ऐसा था कि पहले इसमें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था 242, उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का गठन 243 के तहत किया गया है। अब हम 243
के जितने सब आर्टिकल हैं, उनके बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 243। 242 को निरस्त कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 242 निरस्त कर दिया गया है और उसमें पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243। अच्छे से शुरू से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 243, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से जितने सारे इसके सब पार्ट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने सारे सब पार्ट हैं, इसके सब आर्टिकल हैं, सबको अच्छे से आपको याद करके जाना है। जैसे 243 ए, 243 बी, इस तरीके से जितने सारे आर्टिकल हैं, इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है। इसलिए इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके बारे में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 243। 243, तो 243 में सबसे पहली बात जो कही गई है, तो कौन सी बात कही गई है? इसमें जो है कि पंचायत के बारे में व्यवस्था है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, चुनाव, वित्तीय शक्तियां, आरक्षण आदि की व्यवस्था की गई है 243 में। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषाएं। तो 243 में कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं? इनमें देखिए, जैसे ग्राम की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा, पंचायत, तालिका, राज्य निर्वाचन आयोग, जनसंख्या आदि की परिभाषाएं दी गई है अनुच्छेद 243 में। तो याद रखिएगा, परिभाषाएं जो है अनुच्छेद 243 से संबंधित है। संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 239, 243 ए। अनुच्छेद 243 ए, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 243 ए, तो ग्राम सभा को राज्य के कानून के अधीन ग्राम स्तर पर कार्यों के संपादन का अधिकार है। यानी कि ग्राम सभा को कानून के अनुसार ग्राम स्तर के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है। अगर सरल भाषा में समझे तो ग्राम सभा की शक्तियां, यहाँ पे 239 के तहत, 239 ए के तहत ग्राम सभा को शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे राज्य के कानून के अधीन ग्राम स्तर पर कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कि जो ग्राम सभा है, स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई है। इसके जो सदस्य होते हैं, ग्राम के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। ग्राम सभा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके से 243 ए में जो है कि ग्राम सभा की शक्तियां, ग्राम सभा के शक्तियों की बात कही गई है। अब देखते हैं 243 बी। अब यहाँ पे देखिए कि 243 बी जो है, यहाँ पे कि जो पंचायतों के गठन की बात कही गई है। बच्चों, पंचायतों के गठन की बात कही गई है अनुच्छेद 243 के बी में। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा, यही बात कही गई है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होंगी और मध्य स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक होगा या तालुका होगा। जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। और सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अनिवार्य है। कई कई जगहों पर ऐसा नहीं है। तो कहाँ पे त्रिस्तरीय है, कहाँ पे 2 स्तरीय है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे अपने किसी नोट्स में, किसी बुक में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 सी। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो पंचायतों की संरचना है, अनुच्छेद 243 में पंचायतों की संरचना से संबंधित बात कही गई है। यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है, पंचायतों की संरचना से संबंधित बातें कही गई हैं। राज्य विधानमंडल पंचायतों के सदस्यों की संख्या, क्षेत्र और प्रतिनिधित्व का तरीका तय करेगा। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो यही कहना है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों के सदस्यों की संख्या, क्षेत्र और प्रतिनिधित्व का तरीका तय करेगा। पंचायतों की संरचना और अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 सी के तहत।
अब देखते हैं अनुच्छेद 243 डी। 243 डी क्या कहता है? सीटों का आरक्षण। यहाँ पे देखिए 243 डी में सीटों को आरक्षित किया गया है, सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। सीटों का आरक्षण, सीटों के आरक्षण से संबंधित है 243 डी। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। तो एससी एसटी के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, एससी एसटी महिलाओं सहित। यहाँ पे जो है कि 1/3 सीटें जो है कि आरक्षित होंगी, एससी एसटी महिलाओं सहित। पंचायतों में एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। इस तरीके से देख सकते हैं हम। अच्छा बच्चों, आप एक बात बताइएगा कि क्या जो सीटों का आरक्षण है वह ओबीसी के लिए लागू होता है? इसको आप कंफर्म कर दीजिएगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम जब अगला पार्ट जब आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स से जो है कि डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इसके पहले आप सब जब क्लास देखिएगा तो जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या 243 डी में ओबीसी के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है या नहीं। उसके बारे में 2-4 शब्द जरूर लिखिएगा। इससे जो है कि आपके जो दिमाग है उसका विकास होगा और बाकी लोग जो देखेंगे उनको समझ में आएगा। और देखते हैं अब अनुच्छेद 243 ई। अनुच्छेद 243 ई। तो अनुच्छेद 243 ई में जो है कि कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो पंचायतें हैं उनके कार्यकाल के बारे में बात कही गई है। तो पंचायतों की अवधि 5 वर्ष, भंग होने पर 6 माह में चुनाव। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, समय से पहले भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराना होगा और पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। तो इस हम इतना ही समझेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 243 एफ। 243 एफ क्या कहता है? अयोग्यता के लिए वही नियम होंगे जो विधानसभा पर लागू होते हैं। यहाँ पे अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो अयोग्यता से संबंधित है, यानी कि राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यता की शर्तें तय करेगा। आयु, आपराधिक रिकॉर्ड, दिवालियापन आदि अयोग्यता की शर्तें राज्य तय करता है। अयोग्यता की शर्तें जो होती हैं वह राज्य के द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि हम यही समझेंगे 243 एफ में अयोग्यता की बात की गई है, अयोग्यता से संबंधित है। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 243 जी। 243 जी। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु पंचायतों के अधिकार। यहाँ पे सीधे शब्दों में समझे, सरल शब्दों में, तो पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई है। पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां दिया गया है। पंचायतों को जो है कि शक्तियां और जिम्मेदारी दी गई है, यानी राज्य पंचायतों को 11वीं सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने, योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 243 जी। पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई हैं और जिम्मेदारियां दी गई हैं। पंचायतें स्थानीय विकास के लिए योजना बनाकर उन्हें लागू कर सकती हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 243 में यह कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 एच। 243 एच क्या कहता है? यहाँ पे देखिए वित्तीय शक्तियों के बारे में बात कही गई है। वित्तीय शक्ति, अनुच्छेद 243 एच है, वित्तीय शक्ति के बारे में बात कही गई है, यानी पंचायतों की वित्तीय शक्तियां। यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्राम पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और अनुदान प्राप्त करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 243 एच। पंचायतों को वित्तीय अधिकार राज्य देता है, वित्तीय अधिकार जो है वह राज्य देता है। अब देखते हैं 243 आई। अगला अनुच्छेद देखते हैं 243 आई। 243 आई क्या कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
हर 5 साल में राज्य सरकार एक वित्त आयोग बनाएगी जो पंचायतों और नगर पालिकाओं में धन के बंटवारे पर सिफारिश करेगा। यानी कहने का मतलब है कि राज्य वित्त आयोग अलग होता है। हर 5 साल में इसको बनाया जाएगा, पंचायतों और नगर पालिकाओं में धन के बंटवारे पर सिफारिश करेगा और राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय अनुशंसा भी देता है। इस तरीके से राज्य वित्त आयोग का गठन हम इतना रखेंगे कि 243 आई जो है हमारा राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 जे। यह जो है अनुच्छेद 243 जे जो है कि जैसा कि आप सब जानते हैं लेखा परीक्षा से संबंधित है। यानी पंचायतों के खातों की जांच ऑडिट राज्य सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया से होगी। पंचायतों की जो खाते हैं यहाँ लेखा परीक्षा, यह जो लेखा परीक्षा से संबंधित है। इसको आसानी शब्दों में याद रखिएगा कि 243 जी है लेखा परीक्षा से संबंधित है। पंचायतों के लेखा जोखा और अंकेक्षण से संबंधित है। यहाँ पे उसी प्रक्रिया द्वारा होगी। पंचायतों की ऑडिट व्यवस्था राज्य तय करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 की। अनुच्छेद 243 की अनुच्छेद 243 क्या कहता है? सरल भाषा में अगर समझे तो राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा जिसका प्रमुख राज्य चुनाव आयुक्त होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पंचायत चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग करेगा। यानी जो राज्य चुनाव आयोग होता है वह अलग होता है, केंद्र के लिए जो चुनाव आयोग होता है वह अलग होता है। तो इस तरीके से जो राज्य का चुनाव करवाया जाता है, राज्य का चुनाव जब होता है तो वह राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। और वहाँ जो चुनाव आयोग होता है जैसा कि आप सब जानते हैं वहां से इसका कोई लेना देना नहीं होता है जो राष्ट्र स्तर पर केंद्र स्तर पर चुनाव आयोग होता है। यहाँ पे देखिए पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य का चुनाव करवाता है। इतना ही याद रखेंगे हम अनुच्छेद 243 के के में। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 यल। अनुच्छेद 243 यल क्या कहता है? विधान परिषद वाले राज्यों में। अब ये विधान परिषद वाले राज्यों में क्या व्यवस्था होगी यहाँ पे यह देखते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों में क्या होगी? नगर पालिकाओं पर यह लागू नहीं होगा। सीधे सीधे कहें तो अगर राज्य में विधान परिषद है तो उसमें पंचायती प्रतिनिधि भी नामित किए जा सकते हैं। यानी कि विधान परिषद में पंचायत प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। यह बात कही गई है अनुच्छेद 243 के यल में। यहाँ पे देखिए यह एक अपवाद है। 243 यम कुछ विशेष क्षेत्रों में यह लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज के कुछ राज्यों और क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जे&के हो गया। अब इसको जो है कि यूटी बना दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं इसको यूटी बना दिया गया है जे&के को। कुछ जनजाति क्षेत्र जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत, कुछ जनजाति क्षेत्र हैं जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, वहां पर जो है कि नहीं लागू होगा। अगर हम अच्छे से समझे तो कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज का लागू नहीं होना यही 243 यम कहता है। तो इस तरीके से हम देख लिए। अब अगला देखते हैं कि जो यन है मौजूदा पंचायतों की अवधि। अब देखते हैं आर्टिकल 243 यन। 243 यन पूर्ववर्ती पंचायती कानूनों की निरंतरता। यहाँ पे कहा गया है अवधि, यानी कि 73वें संविधान के लागू होने के बाद भी मौजूद पंचायतें अपनी अवधि पूरी कर सकती हैं, पुरानी पंचायतें अवधि पूरी कर सकती हैं। यहाँ पे इसका यही मतलब है पूर्ववर्ती पंचायत कानूनों की निरंतरता, यानी कि पुरानी पंचायतें अवधि पूरी कर सकती हैं और 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद भी मौजूदा पंचायतें अपनी अवधि पूरी कर सकती हैं। यही बात कही गई है 243 यन में। अब देखते हैं 243 ओ। 243 ओ पंचायत चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप निषिद्ध। यानी कि सरल भाषा में अगर समझे तो न्यायालय का हस्तक्षेप। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों में अदालत सीधे दखल नहीं देगी। चुनाव याचिका सिर्फ कानून के अनुसार ही दायर होगी। सीधे दखल नहीं देगी, कानून के अनुसार चुनाव याचिका दायर होगी।
पंचायत में चुनाव में अदालत का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। सीधी-सीधी बात यही कही गई है 243 ओ में। यानी चुनाव से संबंधित है सॉरी न्यायालय के हस्तक्षेप से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ओ। तो इस तरीके से 243 ओ तक देख लिया हम सबने। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यह नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा 243 पी। तो यहाँ पे सॉरी नगर निगम के बारे में नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। अगर 243 पी की बात करें 243 पी की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित परिभाषाएं हैं। और इसको जैसा कि आप सब जानते हैं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसको 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया। एक और यह जो लागू हुआ यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना। इसका जो उद्देश्य है वह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना। इसको अगर हम संविधान के भाग की बात करें, किस संविधान के भाग से संबंधित है, तो यह जो है कि भाग IX 9A से संबंधित है। 9 में जो है कि पंचायतें हैं, 9A में जो है कि नगर पालिका है। उसके बाद 9B की बात करें तो सहकारी जो समितियां हैं उनसे संबंधित है। और उसके बाद 12वीं अनुसूची से संबंधित है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं नगर पालिकाओं को जो सौंपे गए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं नगर पालिका 243 पी से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि परिभाषाएं दी गई हैं। 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे नगर पालिका क्या होती है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए गठित यह स्थानीय निकाय होती है, म्युनिसिपैलिटी कहते हैं इसको। नगर परिषद की बात करें तो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होती है, म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। नगर निगम जो होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं, जैसे कि प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया। इस तरीके से जो है कि बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं। अगर नगर पंचायत की बात करें तो संक्रमणशील गांव से शहर बन रहे क्षेत्रों के लिए होता है। तो इस तरीके से कुछ परिभाषाएं जो है 43 पी से संबंधित है। तो इसको हम सबने अच्छे से सुना। अब हम देखते हैं 243 क्यों अच्छे से। 243 क्यों, यह आर्टिकल जो है कि 243 क्यों, तो इसमें क्या है कि हर राज्य में निम्न प्रकार की नगर पालिका बनाई जा सकती है। कौन कौन सी, जो है कि जैसे नगर पंचायत, नगर पंचायत हो गई। उसके बाद आपका हो गया नगर परिषद, नगर परिषद। उसके बाद आपका हो गया नगर निगम, नगर निगम। तो यही सारे जो है कि इनके लिए नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी। तो शहरी क्षेत्रों के आकार और स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की नगर पालिकाएं बनती हैं। तो अगर हम देखें 243 क्यू के तहत तो नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई है। हम इसको अच्छे से शॉर्ट में याद रखेंगे कि 243 क्यू किससे संबंधित है। तो बच्चों हम ध्यान रखेंगे नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। 243 किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं 243 आर। 243 आर, 243 आर क्या कहता है, नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। यह जो है कि नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। नगर पालिका में चुने हुए सदस्य होंगे जिन्हें जनता सीधे चुनती है। जनता सीधे चुनाव करती है, जनता सीधे चुनती है नगर पालिकाओं के सदस्यों को, सीधे चुनती है। और राज्य विधानमंडल नामित यानी नॉमिनेटेड सदस्य भी रखा जा सकता है, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। इस तरीके से नगर पालिकाओं की संरचना की बात कही गई है 243 के आर में। हम इतनी ही बातें याद रखेंगे। तो 243 आर किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं की संरचना से। अब बच्चों हम आगे देखते हैं 243 यस। 243 यस जो है वार्ड समितियों के गठन से संबंधित है। वार्ड समितियों के गठन से संबंधित है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो नगर पालिका के भीतर वार्ड बनाए जाएंगे और हर वार्ड के लिए एक समिति होगी जो स्थानीय स्तर पर कार्य देखेगी। नगर पालिका के भीतर वार्ड बनाए जाएंगे, वार्ड बनाए जाएंगे
उसमें क्या किया जाएगा कि हर वार्ड के लिए एक समिति होगी, एक समिति का गठन किया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर देखभाल करेगी, स्थानीय स्तर पर रखरखाव करेगी या देखभाल करेगी। जो समिति बनाई जाएगी वार्ड स्तर पर। शहरों को छोटे छोटे वार्डों में बांटकर प्रशासन आसान बनाया जाता है। शहरों को छोटे छोटे वार्डों में बांटकर प्रशासन चलाया जा सकता है, जिससे प्रशासन चलाने में आसानी होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 टी। अनुच्छेद 243 टी क्या कहता है बच्चों? तो अनुच्छेद 243 टी जो है कि आरक्षण से संबंधित है। 243 जो है कि टी आरक्षण से संबंधित है। एससी एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। एससी एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। कुल सीटों में से 1/3 जो सीटें हैं, सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एससी एसटी महिलाओं के लिए, खासकर नगर पालिकाओं में एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। इस तरीके से 243 टी जो है हमारा आरक्षण से संबंधित है, नगर निगम के आरक्षण से संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 यू। 243 यू, तो बच्चों 243 यू जो है कि कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल से संबंधित है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। समय से पहले भंग होने पर 6 महीने में चुनाव दोबारा 6 महीने में दोबारा चुनाव करना आवश्यक होता है। चुनाव करना आवश्यक होता है। सीधे सीधे याद रखेंगे 243 यू जो है कि कार्यकाल से संबंधित है। नगर पालिका का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। इसको ध्यान रखिएगा। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए 6 वर्ष 7 वर्ष जैसा कि दे देगा, तो इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा कि नगर पालिका के जो पंचायत के नगर पालिका के चुनाव है 5 वर्ष के होते हैं और पंचायतों के चुनाव भी 5 वर्ष के होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 भी। 243 भी क्या कहता है? 243 बी में बच्चों दिया गया है अयोग्यता से संबंधित है। यह अयोग्यता से संबंधित है। अयोग्यता से रिलेटेड है। 243 भी सदस्यता के लिए अयोग्यता। क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता की शर्तें तय करेगा। जैसे आयु क्या है उनकी, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, दिवालियापन क्या है, इस तरीके से उनकी अयोग्यता की जांच की जाएगी। अनुच्छेद 243 बी के तहत यह बात कही गई है। अब देखते हैं डब्ल्यू। 243 डब्ल्यू, यह 243 डब्ल्यू शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिस तरीके से पंचायतों में थी। शक्तियों प्लस जिम्मेदारियों से संबंधित है। क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से उनका निर्वहन किया जा रहा है, इसकी बात कही गई है। नगर पालिकाओं की शक्तियों और कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पे राज्य नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों, जैसे कि कुछ विषय हैं जल आपूर्ति, सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट पर काम करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। नगर पालिकाएं शहरी सेवाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। अब देखते हैं बच्चों 243 एक्स। यहाँ पे 243 एक्स में क्या बातें कही गई है कि यहाँ पे देखिए बातें की गई है वित्तीय शक्तियों के बारे में। जो नगर पालिकाएं हैं उनकी वित्तीय शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 243 एक्स है। नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं, वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। नगर पालिकाओं को कर लगाने, शुल्क वसूलने और अनुदान प्राप्त करने की शक्ति होगी अनुच्छेद 243 एक्स के तहत। नगर पालिकाएं अपनी आय के स्रोत बना सकती हैं। नगर पालिकाएं अपने आय का स्रोत बना सकती हैं अलग तरीके से, जो भी प्रावधान करके वो बनाए। यह जो है अधिकार उनको दिया गया है 243 एक्स के तहत। अब देखते हैं वाई। अनुच्छेद 243 वाई क्या कहता है? अनुच्छेद 243 जो है कि राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग द्वारा समीक्षा, यानी कि हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं में धन बंटवारा करेगा, यानी धन का आवंटन करेगा, दोनों में धन का बंटवारा करेगा। और राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तों की जरूरतों की सिफारिश करेगा।
उनको जिस तरीके से वित्तों की आवश्यकता होगी, पैसे की जरूरत होगी, तो यह राज्य वित्त आयोग उनकी सिफारिश करेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड। 243 जेड, तो बच्चों 243 जेड में क्या है? योजना समिति, नगर पालिकाओं का लेखा जोखा। यहाँ पे योजना समिति की बात की गई है अनुच्छेद 243 जेड में, योजना समिति की बात की गई है। यहाँ पे देखिए शहर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति बनाई जाएगी। यानी शहर और आसपास के जो क्षेत्र है उनके लिए जिला योजना समिति और क्या कहते हैं कि महानगर योजना समिति बनाई जाएगी। हम सीधे सीधे समझे तो शहरी विकास के लिए योजना समितियां बनाई जाती है। और नगर पालिकाओं का लेखा जोखा अनुच्छेद 243 जेड से संबंधित है। अब 243 जेड ए देखते हैं, चुनाव, चुनाव से संबंधित है 243 जेड ए। यहाँ पे देखिए कि 243 जेड ए में क्या कहा गया है कि नगर पालिका चुनाव कराने का कामकाज राज्य चुनाव आयोग करेगा। कि नगर पालिकाओं का जो चुनाव है उसका भी चुनाव जो है कि राज्य चुनाव आयोग करेगा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। यानी नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा, यह बात कही गई है अनुच्छेद 243 ए में। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड बी। अनुच्छेद 243 जेड बी, कुछ क्षेत्रों में यह भाग लागू नहीं होगा। जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें यह भाग लागू नहीं होता है नगर पालिका का, तो सरल शब्दों में अगर देखें तो अगर राज्य में विधान परिषद है तो उसमें नगर पालिका प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों में यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पे सीधे बात कही गई है कि विधान परिषद में नगर पालिका प्रतिनिधि भी हो सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। अगला देखते हैं 243 सी जेड सी। 243 जेड सी, पूर्ववर्ती कानूनों की निरंतरता। कुछ क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जैसे छठी अनुसूची के तहत जनजाति क्षेत्र, कुछ छोटे राज्य। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में नगर पालिकाएं लागू नहीं होंगी, यह बात कही गई है। यहाँ पे देखिए जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड बी, महानगरीय नियोजन समिति की बात कही गई है। यानी कि यह समिति जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिका की योजनाओं को मिलकर जिला विकास योजना बनाती है। जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए विकास योजना बनाती है। इस तरीके से हम देख लेते हैं। और जेड ई में देखते हैं महानगर योजना समिति, बड़े शहरों में योजना बनाने और लागू करने के लिए योजना समिति बनाई गई है। अब देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उलट हो गया है। जेड ई में जो है महानगरीय योजना समिति है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जेड डी, इस तरीके से उल्टा हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। अब देखते हैं जेड एफ। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ के पूर्ववर्ती कानूनों का प्रभाव, पूर्ववर्ती कानूनों की निरंतरता, यानी कि नया भाग लागू होने के बाद पुराने कानून जो इससे टकराते हैं वे रद्द माने जाएंगे। जो पुराने कानून है वे रद्द माने जाएंगे नया कानून लागू होने के बाद, यही बात कही गई है 243 जेड एफ में। अब अगला देखते हैं 243 जेड जी। 243 जेड जी, तो चुनाव में हस्तक्षेप, यानी न्यायपालिका चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप से निषिद्ध होगा। यानी न्यायपालिका चुनाव की वैधता को केवल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, किसी अन्य संस्था में नहीं। तो यह बात कही गई है 243 जेड जी में। तो दोस्तों इस प्रकार संविधान का भाग IXA और IX यानी कि 9A अच्छे से कंप्लीट होता है। इनकी संरचना, शक्तियों, चुनाव, वित्त और योजना की पूरी रूपरेखा तय करता है। इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में भी जनता की भागीदारी और स्थानीय स्तर पर विकास सुनिश्चित हो सके। तो बच्चों आज की क्लास में हमने अनुच्छेद 239 से लेकर 243 तक विस्तार से पढ़ा। 239 से 243 तक विस्तार से पढ़ा, जिसमें हमने पंचायत
के सारे आर्टिकल प्लस नगर निगम सबको अच्छे से कवर किया। एक एक आर्टिकल को, सब आर्टिकल जितने भी हैं 243 के, सबको हमने अच्छे से देखा। तो जिसमें हमने केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था, नगर पालिकाओं यानी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम की संरचना, शक्तियां, कार्यकाल और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उनको समझे। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि हमारे संविधान में शहरी प्रशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया। इससे शहरों के विकास व प्रबंधन में क्या बदलाव आया। और अगली क्लास में अब हम देखेंगे अनुच्छेद 244 से रिलेटेड, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। और आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं और अब आपको मिलेंगे हम अगले क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि अगला क्लास हम किस सब्जेक्ट का और लेकर आए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले पार्ट में।